राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्य मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और सिद्धांतों के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य मूल्यांकन की लाभ और सीमाएं। तो जिसने भी वो पहला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्य मूल्यांकन के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कार्य मूल्यांकन के द्वारा संस्था एवं उससे संबंधित सभी पक्षों को लाभ मिलता है। तो देखिए जो जॉब इवैल्यूएशन होता है यानी कार्य मूल्यांकन होता है, उससे सिर्फ संस्था को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े जितने भी पक्ष होते हैं सभी को उससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे और हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। प्रबंधक को वेतन नीति निर्धारण करने एवं लागू करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है यानी प्रबंध होता है, उसका क्या काम होता है। उसका काम होता है कि जितने भी हमारी संस्था या कंपनी जो भी चीज़ है उसके अंदर जितने भी मैनेजमेंट का काम करना है, जो भी चीज़ मैनेज करनी है वो सभी काम करते हैं, चाहे वो कोई सी अभी टॉपिक हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रबंधक जो होते हैं वे वेतन नीति भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कार्य मूल्यांकन के अंदर उन्हें ये पता चल जाता है कि इस जॉब के लिए इतना वेतन दिया जाना चाहिए, वो वर्थ बता देती है उसकी, तो वो वेतन नीति निर्धारण करने में कि इसके लिए वो जब वर्थ बता देता है जॉब इवैल्यूएशन किसी भी जॉब की, तो उन्हें वेतन नीति निर्धारित करने में यानी कि वो डिसाइड करने में कि इन्हें 15,000 दिया जाना चाहिए या 20,000 दिया जाना चाहिए, इस तरीके से उनको वेतन नीति निर्धारण करने में बहुत मदद मिलती है। ओके, उसके बाद देखिए संघ। श्रम संघ वेतन नीति निर्धारण एवं वेतन के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं तथा अंतर को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। तो देखिए जो संघ होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी वेतन नीति होती है उनके अंतर को जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हो रहा, कहीं किसी के अंदर जो है ज़्यादा अंतर तो नहीं है। और ये जॉब मूल्यांकन के थ्रू बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि इस जो ये जॉब है इसके अंदर इतना कार्य हो रहा है तो इसके लिए इसकी वर्थ इतनी है, तो उसके अंदर अंतर जानना बहुत आसान हो जाता है। तो अंतर जानकर वो अंतर को कम करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कर्मचारी। कार्य मूल्यांकन पक्षपात रवैया छोड़कर स्वीकार्य आधार प्रदान करता है। यह कार्य के अतिरिक्त योग्यता, अनुभव एवं उत्तरदायित्व को भी महत्व देता है। ठीक है, तो देखिए कर्मचारियों को क्या महत्व है, इससे क्या लाभ है कि जो कार्य मूल्यांकन होता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कोई भी कर्मचारी, चाहे वो लोअर लेवल का है चाहे वो हायर लेवल का है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो सिर्फ काम नहीं देखता कि ये व्यक्ति कितना कार्य करता है, उससे अतिरिक्त उसके अंदर क्या योग्यता है, क्या एबिलिटी है, वो कितना क्या काम कर सकता है या उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को भी कार्य मूल्यांकन महत्व देता है। ओके, तो इससे जो है कर्मचारियों की जो वेतन है वो थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कर्मचारियों को भी कार्य मूल्यांकन से बहुत लाभ होता है। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त संस्था को कार्य मूल्यांकन के अन्य लाभ भी हैं, जैसे सबसे पहला है अंतर को मिटाना यानी कि एलिमिनेशन द इनइक्वालिटीज। तो कार्य असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण कार्य में भुगतान का अंतर है। प्रबंधकों के लिए कार्य मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण विधि है जो अधिक उचित एवं न्यायपूर्ण मजदूरी निर्धारण की मदद करती है। वेतन भुगतान के समय सामाजिक लागत को भी ध्यान में रखा जाता है, इससे असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर देखा जाता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी संस्था है वो इस जॉब के लिए कितना पे कर रही है और जो बाहरी जो और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना पे कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उनमें अंतर भी देखा जाता है, अगर उसमें अंतर होता है तो उसको अंतर को मिटाने की कोशिश भी की जाती है। ठीक है, तो इसलिए कार्य मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए हम अंतर को भी मिटा सकते हैं। उसके बाद देखिए विवेकपूर्ण मजदूरी एवं वेतन संरचना। कार्य मूल्यांकन कार्य को मूल्य के आधार पर मजदूरी निर्धारित करता है। कार्य के मुख्य तत्वों के महत्व के आधार पर मजदूरी निर्धारित की जाती है, अतः मजदूरी एवं वेतन निर्धारण हेतु यह आधार का कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन के अंदर जो है वो मजदूरी निर्धारित करना मतलब उसके लिए आधार प्रदान करता है कि इस जॉब के लिए इतना पे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सभी मुख्य तत्वों को ध्यान में रखते हैं जिससे हमें एक सही मजदूरी
प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यक्तिगत अंतर को समाप्त करना। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसके अंदर जो कार्य मूल्यांकन है, इसके अंदर कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, तो देखिए कार्य मूल्यांकन कार्य का होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं। श्रमिक कार्य मूल्यांकन द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करते हैं, अतः व्यक्तिगत नाराजगियों एवं पक्षपातपूर्ण रवैये की संभावना जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के साथ कोई रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है या फिर उससे कोई नाराजगी है, तो उस चीज़ को लेकर इसके अंदर पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उनकी जॉब का और जो वो जॉब कर रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि जो जॉब है उसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यक्तियों में जो अंतर होता है उसको खत्म किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है तुलना एवं सर्वेक्षण का आधार। कार्य मूल्यांकन कार्य सर्वेक्षण तथा विभिन्न कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह संस्था के विभिन्न कार्यों की तुलना भी करता है, तो क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपनी के काम होते हैं उन सभी की वर्थ देखी जाती है, तो ये तुलना करने के काम आता है कि जो ये पर्सन है, जो लोअर लेवल का पर्सन है वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, और जो उसके बाद थोड़ा सा अपर लेवल का पर्सन है वो इतना काम कर रहा है, तो इन दोनों के अंदर अंतर देखा जाता है, तुलना की जाती है कि ये इतना काम कर रहा है तो हम इसको इतना पे कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो इससे थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, तुलना करी जाती है कि कितना ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको उससे कितनी ज़्यादा जो है वो वेतन देना चाहिए, कितने ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये तुलना का आधार भी प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भर्ती एवं चुनाव की कम लागत। यह श्रमिकों की भर्ती एवं चुनाव लागत को कम करने में भी मदद करता है। यह श्रमिकों को संस्था से जुड़े रहने में भी मदद करता है। श्रमिक की योग्यता के आधार पर कार्य विशिष्टीकरण, चुनाव एवं भर्ती जैसे कार्यों को किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो है किसी कार्य के सिर्फ कार्य को नहीं देखा जाता, बल्कि अगर कोई व्यक्ति है उसके योग्यता, उसके अंदर कितनी योग्यता है, उसका क्या उत्तरदायित्व है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो है वो इतनी योग्यता है, ये इतना उत्तरदायित्व संभाल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपनी जो हमारी अच्छी पोस्ट्स हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है उन श्रमिकों को वहाँ पर भी रख सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारी भर्ती और चुनाव की लागत आती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना। कार्य मूल्यांकन मजदूरी के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। इससे श्रमिक तथा श्रमिक संघ संतुष्ट और तथा प्रसन्न रहते हैं तथा श्रम प्रबंध में अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। अतः श्रम तथा प्रबंध के तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो देखिए कार्य मूल्यांकन के अंदर क्योंकि हम मजदूरी के अंतर को कम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देना चाहते हैं जो उसके लिए जो वो डिज़र्व करते हैं, जितनी मजदूरी वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि हम उन्हें देना चाहते हैं, तो श्रम और संघ के अंदर क्या होता है, इससे जो है अच्छे रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो इससे जो उनमें तनाव होता है उनको भी कम करने में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मजदूरी निर्धारण का वास्तविक आधार। मशीनीकरण के आधुनिक युग में सामान्यतः मशीनें उत्पाद एवं उत्पादकता को तय करती हैं, परंतु इसके बावजूद भी कार्य मूल्यांकन की भूमिका मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में काफ़ी सारे जो काम है वो मशीनों से ही हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं उनकी महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो ज़रूरी है बहुत हमारे किसी भी संस्था के लिए, तो इसलिए जो कार्य मूल्यांकन है वो मजदूरी निर्धारण के लिए एक आधार प्रदान करती है कि इन्हें कितनी ज़्यादा मजदूरी दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए कार्य तत्वों पर पूर्ण ध्यान। कार्य मूल्यांकन विभिन्न कार्य तत्वों जैसे योग्यता, कार्य दशाएं, उत्तरदायित्व आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। कार्य सिर्फ योग्यता के आधार पर विभाजित नहीं किया जाता। मजदूरी निर्धारण के समय सभी महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए क्योंकि कार्य मूल्यांकन के टाइम पे हम ये देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए हमें कितनी योग्यता चाहिए, क्या कार्य दशाएं मतलब कैसी कंडीशंस में वो काम करना होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जितने भी कार्य तत्व होते हैं सभी को पूर्ण ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पर मजदूरी निर्धारण करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूरी है वो मिलती है। उसके बाद देखते हैं कार्य मूल्यांकन की सीमा यानी कि लिमिटेशंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। फर्स्ट, कार्य मूल्यांकन कार्य की कीमत निर्धारित करने की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है।
सभी कार्यों एवं घटकों को शुद्धता एवं स्पष्टता से विश्लेषित करना बहुत कठिन होता है। तो देखिए, क्योंकि जो कार्य मूल्यांकन है ये एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि जो इस पद्धति को अपनाता है, जिसके अनुसार मूल्यांकन करता है, वो उस व्यक्ति के विशेष जो उसकी योग्यता है उस पर निर्धारित करते हैं कि वो कितनी योग्यता से उस काम को कर रहा है ना। तो इसलिए सभी कार्य और सभी घटक, जितने भी हमारे संस्था में कार्य हैं, जितने भी घटक हैं, उन सभी को एकदम शुद्धता से और स्पष्टता से विश्लेषण करना जो है वो बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए कार्य मूल्यांकन थोड़ा सा थम जाता है वहाँ पर। उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन की यह अवधारणा कि समान कीमत वाली कार्यों को समान महत्व रहता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। यदि किसी कार्य में पदोन्नति के अवसर है तो वह कर्मचारियों को आकर्षित करती है। अन्य कार्य जहाँ ऐसे अवसर नहीं है, कर्मचारी ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कार्य मूल्यांकन के अंदर जो सेम पोस्ट्स होती हैं उन सभी को सेम सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हमें लगता है कि इस पोस्ट के लिए ये पोस्ट आगे जाकर प्रमोशन कर सकता है, ठीक है, ये प्रमोशन के चांसेस हैं, इसको ये हमारा कोई बड़ा काम भी कर सकती है ये पोस्ट जाके, तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी पे करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। ठीक है, और वहीं अगर ऐसा लगता है कि ये अवसर नहीं है, इसको आगे जाने के अवसर नहीं है, तो वहाँ पर हम उसको कम पे करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संस्था के घटकों तथा बाह्य वातावरण के घटकों में बहुत अंतर होता है। इन्हीं कारणों को कई बार एक उद्योग की विभिन्न फर्मों के वेतन भुगतान में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल वगैरह बहुत आसानी से मिल रहा है, वहाँ पर काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, लेकिन और एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है बहुत मुश्किल से मिल रहा है और कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इनमें क्या है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो घटकों का बहुत अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर पे में भी अंतर आ जाता है। तो हम इस अंतर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी इतनी मुश्किलें हो रही हैं, जिसको लागत जिसकी पहले से ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पे में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस अंतर को कार्य मूल्यांकन ख़त्म नहीं कर पाता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्य मूल्यांकन में विभिन्न घटकों को चुना एवं विश्लेषित किया जाता है, परंतु इसकी कोई प्रमाणित सूची नहीं है। यह संस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो देखिए, जो कार्य मूल्यांकन के अंदर जो भी घटक, जैसे कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, या फिर इसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें, मतलब जितने भी ये घटक होते हैं इनकी कोई प्रमाणित सूची नहीं है कि इन सभी का जो है वो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये एक जो मूल्यांकन करता होता है वो अपने हिसाब से ही इनका मूल्यांकन करता है, तो इसलिए ये अपनी संस्थाओं के अनुसार, जो अलग अलग संस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्मचारी श्रम संघ, नियोक्ता, प्रबंध तथा अन्य पक्ष घटकों के चुनाव एवं महत्व के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, अतः इनमें सहमति हो पाना असंभव नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी, श्रम संघ, नियोक्ता, प्रबंधक जो भी होते हैं, वो अन्य पक्ष घटकों के चुनाव में, मतलब किस किस घटक को इन्वॉल्व किया जाए मूल्यांकन के अंदर, उन सभी के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। कोई कहता है इस घटक को शामिल किया जाना चाहिए और कोई कहता है इसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनमें सहमति हो पाना संभव नहीं होता। तो हर व्यक्ति विशेष के अनुसार कार्य मूल्यांकन होता है, एक प्रॉपर कार्य मूल्यांकन नहीं हो पाता। ओके, यह एक सरल प्रणाली नहीं है, इसे स्थापित एवं लागू करने के लिए विशेषज्ञों की मदद आवश्यक है, इसमें काफ़ी समय तथा लागत भी लगती है। ठीक है, तो जो ये कार्य मूल्यांकन है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, ये सरल नहीं होता, और साथ ही इसको लागू करने के लिए हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी होती है, ग्रुप बनाना होता है, तो इसमें काफ़ी सारा समय लगता है और काफ़ी खर्चा भी इसके अंदर आता है। उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन वेतन निर्धारण का केवल एक पक्ष है, अन्य तत्व जैसे सरकारी नीति भी आदि भी वेतन मजदूरी स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन क्या करता है, कार्य मूल्यांकन सिर्फ अपने जो संस्था है उसके अंदर देखता है कि क्या वेतन किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अन्य तत्व जैसे सरकारी नीति क्या कहती है कि इस जॉब के लिए कितना पे किया जाना चाहिए, सरकारी नीति आदि भी होती है जो वेतन मजदूरी स्तर को प्रभावित करती है, लेकिन वो इस पक्ष पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन कर्मचारियों के मन में भय
तथा संदेह उत्पन्न करता है। इससे औद्योगिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो कार्य मूल्यांकन की जो टेक्निक्स होती हैं, जो विधियाँ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं कार्य मूल्यांकन के, वो कर्मचारियों को समझ में नहीं आते, वो मुश्किल होते हैं। कई बार कई कर्मचारियों को वो समझ में नहीं आते, तो उनके मन में भय उत्पन्न होता है और संदेह उत्पन्न होता है कि पता नहीं हमारा जो कार्य मूल्यांकन होगा वो सही प्रकार से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो औद्योगिक संबंध है उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। उसके बाद लास्ट देखिए, प्रत्येक श्रमिक चाहता है कि इसके व्यक्तिगत स्तर पर किए गए प्रयासों को मान्यता मिले तथा इसका पुरस्कार अलग से भी मिले। इस तरह की अपेक्षाएं कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक श्रमिक जो होता है वो अलग से, अगर कोई संस्था के लिए कोई व्यक्तिगत स्तर पे कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई भी कोई छोटा मोटा कार्य भी अगर वो अलग से कर रहा है, यानी अपनी जॉब से अलग कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि मुझे इसके लिए भी पुरस्कार मिले, उसकी भी मान्यता मुझे मिले, क्योंकि मैंने ये कार्य भी किया है ना। तो इसलिए उन सभी का मूल्यांकन करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर यदि ऐसा होता है तो उससे जो लेबर रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और आपके मन में कोई सुझाव है या फिर कोई कुछ कहना चाहते हैं आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।